In this video, we will be talking about the Mahalwari system. Now we have already discussed about the permanent settlement system and we have already discussed about the Rayatwari system. Now these were the three main revenue systems which were applied to India. Now if we talk about the Mahalwari system, now it was basically adopted in the parts of northern India. तो North India में इसको adopt किया जा रहा है and as soon as like in 1819 there was this person whose name was Holt Mackenzie. Now Holt Mackenzie जो थे, he was a secretary to the board of commissioners. Now if you remember board of commissioners कि जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था, during the पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, now this act came in 1784, ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो इंडिया के ऊपर जो कॉलोनीज वगैरह थी, इंडिया जो कॉलोनी थी उसके ऊपर ब्रिटिश का बेटर कंट्रोल करने के लिए, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थी, ठीक है, और जो क्राउन था उसको भी अच्छे से कंट्रोल करना है इंडिया को, बिकॉज इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करा था, क्राउन वगैरह ने, इन सब ने इंडिया के ऊपर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा दिया था, ठीक है। सो देयर वाज दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ओके। नाउ दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये चेक करता था सारी चीज़ों को, और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हम बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, या फिर इसको कई जगहों पर इंडिया बोर्ड भी बोला जाता था, ठीक है। सो यू कैन रिमेंबर दिस। इसके सेक्रेटरी थे, ठीक है, इसके सेक्रेटरी थे होल्ट मैकेंजी, ठीक है। ही रिकमेंडेड दिस फॉर्म ऑफ सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो महालवारी सिस्टम से अगर हम बात करें, इट इज़ रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर पर्सन होल्ट मैकेंजी। द रिकमेंडेशंस वाज फॉर्मलाइज्ड बाय द रेगुलेशन 7 ऑफ 1922। एक्चुअली बुक में ये थोड़ा सा मिस्टेक है, दिस पर्टिकुलर शुड बी 1822, ठीक है। सो दिस वाज नोन एज द रेगुलेशन 7, इसको क्या बोलते थे, रेगुलेशन 7, ठीक है, ऑफ 1822, ऑल्सो नोन एज द बंगाल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट रेगुलेशन, ठीक है, ये इसका कंप्लीट नाम है। नाउ ये वो सिस्टम है या ये वो रेगुलेशन है जिसकी वजह से ये जो महालवारी सिस्टम है इसको कंप्लीटली फॉर्मलाइज्ड किया गया था, इसको माना गया था, ठीक है। तो इन्होंने ये रिकमेंड करा होल्ट मैकेंजी ने, और रेगुलेशन 7 ऑफ 1822 इसने इसको क्या करा, फॉर्मलाइज करा। द कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ सर्वे, high revenue demand and harsh methods of extraction led to the breakdown of this scheme. Now why Mahalwari system fail? इसके बिल्कुल सिंपल से रीजंस हैं। एक तो इसका सर्वे का जो मेथड था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, तो ज़्यादा वो हो नहीं पाया। हाई लैंड रेवेन्यू की डिमांड थी, हार्श मेथड्स थे रेंट कलेक्ट करने के, एंड दिस लेड टू द ब्रेकडाउन ऑफ दिस सिस्टम। उसके अलावा सिचुएशन वर्स इसकी वजह से भी हुई बिकॉज एग्रीकल्चर डिप्रेशन आया था 1828 के अंदर, जहाँ पर जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, ठीक है। इवन एज एरियर्स बिगैन टू एक्यूमुलेट, जो कि रेंट नहीं पे हो पाया तो वो इकट्ठा होने लगे, टैक्स इकट्ठा होने लगा, लैंड रिमेन अनकल्टिवेटेड एंड देयर वर फ्यू बायर्स ऑफ द लैंड। सो ऑल दीज सिस्टम इन कंबाइंड लेड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द महालवारी सिस्टम। It was in 1833 when William Bentinck, ठीक है, he was the Governor General, that the regulation of 1833 simplified the procedure for estimating the produce. Now अभी हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ सर्वे इसने महालवारी के ब्रेकडाउन में हेल्प, इसने ये फैक्टर था जिसकी वजह से महालवारी सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ, वन ऑफ द फैक्टर्स था। विलियम बेंटिक ने 1833 के अंदर इस प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश भी की थी। Now we have another name which is Martinsburg. Now what you have to remember is Holt Mackenzie के अलावा, ठीक है, Martinsburg ऐसे थे जिनका नाम जुड़ा हुआ है किससे, they both are related with the महालवारी सिस्टम, ठीक है। तो ये महालवारी सिस्टम से अगर दो नाम जो जुड़े हुए हैं वो हैं Holt Mackenzie and the Martinsburg. Now Martinsburg is regarded as the father of the Indian settlements in northern India. He supervised this new scheme. It consists of survey of the tract of land showing field boundaries of cultivated and fallow lands. तो जो खाली लैंड्स थे वो भी, fallow lands और cultivated lands से उन सब की बाउंड्रीज वगैरह शो होती थी। जब ये सर्वे वगैरह करते थे सारी चीज़ें अवेलेबल थी। The state's share
was fixed at 66% of the rental value and the settlement was made for 30 years. तो महालवारी में सेटलमेंट 30 ईयर्स के लिए हो रही है एंड जो स्टेट का शेयर यानी गवर्नमेंट का जो शेयर है वो कितना रहेगा 66. नाउ दिस इज टू हाई, right? This is 2/3 of the part. Even this rate was too high. So Lord Dalhousie. Now Lord Dalhousie was also the Governor General of India. अगर हम Lord Dalhousie की बात करें, he was also the Governor General of India. ठीक है, कौन से पीरियड के लिए? 1848 से लेके 1856 तक. Now he is basically known, Lord Dalhousie जो जाने जाते हैं वो अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है. सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के लिए जाने जाते हैं जो 1849 में हुआ था. विडो रीमैरिज एक्ट 1856. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर रिलेटेड विद लॉर्ड डलहाउसी. Now he issued fresh direction to the settlement officers in 1855 under which the state demand was limited to 50% of the rental value. तो जब इन्होंने देखा कि जो स्टेट की जो डिमांड है वो 66% है, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करा गया अंडर लॉर्ड डलहाउसी एंड इट वाज ब्रॉट टू मैक्सिमम ऑफ 50%. तो ये हमारा क्या चल रहा है, महालवारी सिस्टम. इसके बारे में हमने 2-3 चीज़ें समझ ली, ठीक है. तो महालवारी सिस्टम में बेसिकली वो कर क्या रहे हैं, व्हाट आर दे प्लानिंग टू डू. ये किस आइडिया पे बेस्ड है कि जो लैंड है, ठीक है, वो लैंड पूरी की पूरी विलेज कम्युनिटी होल्ड करती है. ठीक है, वो लैंड पूरी की पूरी विलेज कम्युनिटी होल्ड करती है कि जो लैंड है पूरा का पूरा वो किसका है, पूरी विलेज कम्युनिटी का. कल्टीवेटर का तो है ही है वो लैंड, ठीक है, बट कल्टीवेटर का वो लैंड है बट वो पूरी की पूरी विलेज कम्युनिटी का भी लैंड है, ठीक है. और ये सारा का सारा अब वो क्या करेंगे, इस पूरे को एक साथ एक एज अ फिस्कल रेवेन्यू की इसको एक यूनिट मानेंगे. जो पूरे विलेज का जो लैंड है, ठीक है, उसमें चाहे फेलो लैंड भी आ गया, फॉरेस्ट एरिया भी आ गया, अब उस पूरे की रेंटल वैल्यू निकलेगी और ये हमारे लिए एक बेसिकली क्या बन जाएगा, फिस्कल एस्टेट बन जाएगा. इट विल बिकम अ फिस्कल एस्टेट, ठीक है. और इसको बोला जाएगा महाल, ठीक है. तो एक महल के अंदर एक विलेज भी आ सकता है, लाइक इट कुड बी वन विलेज, लाइक एक पूरा विलेज हो सकता है, या फिर इट कुड बी नंबर ऑफ विलेजेस. बट ये पूरी की पूरी जो भी यूनिट होगी जहाँ से वो रेंट कलेक्ट होगा उसको बोला जाएगा फिस्कल एस्टेट या फिर उसको महल बोला जाएगा. और जो विलेज का हेडमैन होगा, ठीक है, जो विलेज का हेडमैन होगा, ठीक है, उसको बोला जाएगा लंबरदार, ठीक है, लंबरदार. फाइन. तो ये ऐसे कुछ टर्म्स थे जो इसमें थे. और लंबरदार का काम क्या होगा कि लैंड सर्वे जो हो रहा है उसमें उस पर ध्यान है, ठीक है. सेटलमेंट जो होने लग रहा है लैंड रेवेन्यू का वो मैनेज कर रहा है चीज़ों का, ठीक है. कलेक्शन को मैनेज करने लग रहा है चीज़ों के. तो पूरे इन सभी यूनिट्स का एक जगह पर रेंट होगा, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स के पास जाएगा, ठीक है. तो इस पूरे का जो 66% होगा और बाद में इसको रिड्यूस करके 50% तक की लिमिट भी रख दिया गया था, तो वो ब्रिटिश को मिलेगा. तो कहीं ना कहीं हम यहाँ देख सकते हैं कि लंबरदार है ना, ये यहाँ पर ब्रिटिश है. हेयर इज़ द ब्रिटिश, हेयर इज़ द कंप्लीट महल, ठीक है, द कंप्लीट महल और द कल्टिवेटर्स, ठीक है, यहाँ पर वो है. तो ये ऐसा हम बीच में यूनिट देख सकते हैं. लेकिन अगर आपको याद हो कि द सेम यूनिट यहाँ पर एक और ऐसे यूनिट होती थी जिसको हम ज़मींदार बोलते थे. ना ज़मींदार और लंबरदार में काफ़ी फ़र्क हो गया हम यहाँ पे, ठीक है. ज़मींदार वाला जो सिस्टम था, ठीक है, दैट वाज इन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. और ये कौन से वाला है, महालवारी सिस्टम. फाइन, आगे चलते हैं इस सिस्टम में. दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द मॉडिफाइड जमींदारी सिस्टम. इसको क्या बोलने लगे, मॉडिफाइड जमींदारी सिस्टम भी इसको बोलने लगे, बिकॉज द विलेज हेडमैन, इसको हमने क्या बोला कि अभी हमने इसको एक नाम दिया विलेज हेडमैन, इसको हमने अभी नाम दिया था लंबरदार, ठीक है. ही वॉज अ लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स एंड द गवर्नमेंट. तो एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ कल्टिवेटर्स है, और इन दोनों के बीच में कौन है, लंबरदार. हाउएवर ही डिड नॉट हैव द राइट्स दैट जमींदार हैड. जमींदार के अपने अलग राइट्स है कि उसका वो पूरा एस्टेट है. यहाँ पर ऐसा इसके पास कोई ऐसे अलग से राइट नहीं थे जो अभी हमने इसके ऊपर टास्क इसके डिफाइन करे. ये टास्क बस ये इन टास्क को करता था, दैट वॉज इट, उसके अलावा कुछ नहीं. इट इज़ टू बी नोटेड दैट द सेटलमेंट एट डिफरेंट वर्जन्स, अलग अलग वर्जन्स थे, अलग अलग नेम्स थे इसके. लाइक इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, ठीक है, इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो प्रोविंस है उस पर्टिकुलर एरिया में इट वेंट अंडर द नेम ऑफ मुजावर,
ठीक है, इन द रीजन ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस, इंडिया के सेंट्रल वाले पार्ट में मालगुजारी सिस्टम बोलते थे इसको। तो डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट वर्जन, थोड़ा थोड़ा चेंज करके, बट ऑल टुगेदर ये सिंपल सिस्टम क्या था, इट वॉज द माहलवारी सिस्टम। द सिस्टम वॉज अ ड्यूल सिस्टम in which settlement was done collectively with the whole community and also with the individual landlords। तो ये इस सिस्टम की थोड़ी सी खास बात थी कि एक ड्यूल सिस्टम की तरह काम करता था कि सेटलमेंट जो है वो पूरी की पूरी विलेज कम्युनिटी के साथ भी होने लग रही है। ठीक है, कि ये एक फिजिकल एस्टेट है, दिस इज द फिजिकल एस्टेट, इसके अंदर अलग अलग कल्टीवेटर्स, पूरे विलेज के लैंड्स वगैरह वो सब प्रेजेंट है। और इंडिविजुअल जो लैंडलॉर्ड्स होंगे, ठीक है, इंडिविजुअल जो लैंडलॉर्ड्स होंगे जिनके पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं लैंड की, उनके साथ भी ये किया जाएगा। नाउ व्हाट आर द फीचर्स? महल, इट इज़ अ हिंदी वर्ड डिनोटिंग अ हाउस और बाय एक्सटेंशन एन एस्टेट बोला जाएगा इसको, वॉज द बेसिस ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट इन दिस सिस्टम। इन द महालवारी सिस्टम अ महल कुड बी अ विलेज or it could be a group of village and was considered as the unit of assessment or tax। तो महल एज अ यूनिट ऑफ टैक्स माना जाएगा टैक्स कलेक्शन के लिए। रेवेन्यू वॉज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द महल, तो पूरे महल में से कितना प्रोड्यूस निकलेगा उसके बेसिस पर क्या डिसाइड होगा, रेवेन्यू निकल कर आएगा। द विलेज कम्युनिटी वॉज कंसिडर्ड टू बी द ओनर ऑफ द लैंड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो विलेज पूरी की पूरी कम्युनिटी है उसको लैंड का ओनर माना गया है। और इंडिविजुअल ओनरशिप राइट किसके पास है, वो कल्टीवेटर के पास है। ठीक है, वो लैंड एक्चुअल में है किसका, बट पूरे के पूरा जो सारा लैंड अगर देखें वो हम विलेज कम्युनिटी का है, लेकिन इंडिविजुअली बात करें तो वो कल्टीवेटर का है। ईच इंडिविजुअल फार्मर गेव हिज शेयर ऑफ द टैक्स, सब अपना अपना शेयर जो भी उनका बनता था वो पूरे उसका देते थे। और महल का जब कलेक्ट हो जाता था पूरे महल का, तो वो नंबरदार किसको दे देता था, गवर्नमेंट को। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कलेक्शन ऑफ द टैक्स एंड द पेमेंट ऑफ दिस टैक्स टू द गवर्नमेंट ले विद द विलेज हेडमैन ऑल्सो नोन एज द लंबरदार और द कम्युनिटी ऑफ द विलेज लीडर्स। ठीक है, अंडर विलियम बेंटिक द स्टेट्स रेवेन्यू वॉज 66% एंड बाद में अंडर लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, दिस वॉज ब्रॉट डाउन टू 50%। द कंसेप्ट ऑफ एवरेज रेंट्स फॉर डिफरेंट सोइल क्लासेस वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस। नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर द माहलवारी सिस्टम। कौन सा सोइल है, क्योंकि एरिया ज़्यादा कवर हो गया नॉर्थ इंडिया में, कहीं पर अलुवियल सोइल है, कहीं पर सैंडी सोइल है, कहीं पर थोड़ा थोड़ा ब्लैक सोइल भी है। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर जो सोइल की क्लासेस हैं उनके अकॉर्डिंग रेंट को डिसाइड किया जाता था। ठीक है, इन द माहलवारी रीजन्स द लैंड रेवेन्यू वॉज रिवाइज्ड पीरियडिकली एंड इट वॉज 30 ईयर्स। ठीक है, सो दीज आर द नंबर ऑफ फीचर्स ऑफ द माहलवारी सिस्टम। नाउ इस सिस्टम की कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी थी। व्हाट आर दोज शॉर्ट कमिंग्स? लेट अस हैव अ लुक एट देम। The system required the government officials to record all the rights of the cultivators, zamindars and others and fix the tax payable on every piece of land. This was practically because in the starting we discussed कि इसका जो सर्वे करने का जो मेथड था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, इट वॉज हाईली कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक विलेज के अंदर जो इंडिविजुअल कल्टीवेटर्स है वो तो जुड़ के उन्होंने तो महल बना लिया, बट देर आर ज़मींदार्स एज वेल जिनका अपना अलग से एस्टेट है, तो इसके साथ अलग से डिसाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली दिस सिस्टम बिकेम हाईली कॉम्प्लेक्स, जो इसके ब्रेकडाउन का भी फैक्टर बना बाद में। दिस वॉज पीरियडिकली इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। The calculations the officials made were often quite inaccurate. Calculations कभी कभी inaccurate हो जाती थी, often being based on guesswork, and the collectors usually manipulated them to increase the revenue due to the government. There was scope for corruption too. तो उसको क्या कर रहे हैं वो कि इनएक्यूरेट डाटा निकालने लग रहे हैं, गेस के ऊपर काम करने लग रहे हैं। ठीक है, कलेक्टर्स ज़्यादातर जो लैंड जो रेवेन्यू है उसको मैनिपुलेट कर देते थे। ठीक है, डेटा को मैनिपुलेट कर देते थे, तो करप्शन की स्कोप काफ़ी थी माहलवारी सिस्टम में। इट हार्डली फेवर्ड द विलेज कम्युनिटीज़, इट इनफैक्ट ruined them by imposing exorbitant tax assessment that could not be complied with। तो इतना ज़्यादा जब ये करप्शन चल रहा है, बाकी चीज़ें चल रही, तो विलेज कम्युनिटीज़ के लिए तो माहलवारी सिस्टम अच्छा नहीं था। ठीक है, और इतना ज़्यादा टैक्स हो जाता था, एक्सॉर्बिटेंट टैक्स, इतना ज़्यादा टैक्स हो जाता था कि उसको कंप्लाई करना ही पॉसिबल नहीं था। इन द फेस ऑफ इनएबिलिटी ऑफ cultivators and landlords to meet the rates of taxation, large tracts of land went to the moneylenders and merchants who outstood the old cultivating proprietors and turned them into
टेनेंट्स। और जब ये जो टैक्स है ये आप दे नहीं पा रहे हो, जो कल्टीवेटर्स है, जो लंबरदार है, वो टैक्स नहीं दे पा रहे, तो बहुत ज़्यादा लैंड ना किसके पास चला गया, मनी लैंडर्स के पास चला गया, गिरवी रखा गया। अच्छा, मर्चेंट से इस लैंड को खरीद लेते थे और बाद में उन्हीं लोगों को इन्होंने क्या बना दिया, टेनेंट बना दिया कि अब तुम हमारे लैंड पे काम करो। तो सिस्टम ऑल्सो कोलैप्स्ड। On the whole, the settlement system led to the impoverishment and large-scale dispossession of the cultivating communities of North India. तो सबसे पहला तो impoverishment हुआ, ठीक है। सबसे पहला क्या हुआ, impoverishment, यानी जो कल्टिवेटर्स थे they became more and more poor. उसके अलावा लार्ज डिस्पोजेशन, इनके हाथ से लैंड चला गया और वो लैंड किन के पास चला गया, इट वेंट टू द मनी लैंडर्स एंड द मर्चेंट्स। और उन्होंने जिनका वो लैंड पहले होता था उनको टेनेंट्स, ठीक है, किराए के उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो नॉर्थ इंडिया में ये सब चलने लग रहा है, द माहलवारी सिस्टम। एंड द रीसेटलमेंट एंड डिसकंटेंट फाउंड एक्सप्रेशन इन द पॉपुलर अपराइजिंग इन 1857। बाद में जाके जो नॉर्थ इंडिया के पार्ट से जहाँ पर रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, वहाँ पर उनकी ये वाली जो प्रॉब्लम है ये भी सामने आई थी, ठीक है। तो रिवोल्ट में जो उनका गुस्सा था, उसमें कहीं ना कहीं वो जो गुस्सा था वो माहलवारी सिस्टम से जो हुई जो प्रॉब्लम्स थी उससे निकल कर आया था। फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, मोर वॉज स्पेंट फॉर द कलेक्शन देन द रेवेन्यू कलेक्टेड। अब सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। आपको रेंट को सर्वे, लैंड को सर्वे करना है, उसको फाइंड आउट करना है, इतने लोग इन्वॉल्व हैं बीच में, पूरा वो सारी चीज़ देखनी है। तो कंपनी की तरफ से अगर बात करें, ये तो थी विलेजर्स की कम्युनिटी की, विलेज कम्युनिटीज़ की तरफ से। कंपनी की तरफ से कलेक्शन में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था और इतना पैसा कलेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो ब्रिटिश के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक बना, ठीक है। तो दिस वॉज द कंप्लीट माहलवारी सिस्टम। बस ये दो नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखना, मोर्टिन्सबर्ग एंड सेकंड वन इज होल्ट मैकेंजी। सो दिस वाज द माहलवारी सिस्टम। नाउ इन तीनों सिस्टम्स को एक जगह नोट डाउन करके यू विल हैव टू कंपेयर देम, ठीक है। इनको एक साथ रिवाइज करो, इन तीनों सिस्टम्स को, एंड देन यू हैव टू लर्न देम। ये देखते हैं इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। जो ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू की जो पॉलिसीज थी उनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या था, व्हाट वाज द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम। द माहलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। दैट इज मेजर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, पंजाब एंड विद सम वेरिएशंस। तो इन सभी एरियाज में माहलवारी सिस्टम था। तो कितने एरिया में, ब्रिटिश इंडिया के 30% एरिया में। द रैयतवारी सिस्टम इट कवर्ड 51% ऑफ द एरिया अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, माहलवारी से ज़्यादा कवर कर रहा है। तो ये एज अ सीक्वेंस भी याद रखना कि रैयतवारी सिस्टम कवर्ड मोर एरिया देन द माहलवारी सिस्टम, ठीक है। रैयतवारी parts of Bombay and Madras presidencies, Assam and certain other parts of British India. All these revenue settlements proved disastrous for farmers and the zamindars too. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक था, जमींदार्स के लिए भी नई नई जो रेवेन्यू का सिस्टम था ये उनके लिए भी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा था, ठीक है। रेवेन्यू को फिक्स कर देते थे, रेवेन्यू हाई होता था, ज़मींदार पेमेंट को दे नहीं पाता था, इट डिफॉल्टेड, फिर वो उससे पूरी ज़मींदारी छिन जाती थी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। विद द जमींदार्स परमानेंट राइट ऑन लैंड, द ओनरशिप ऑफ लैंड बिकेम अनइक्वल, ठीक है। तो बीच बीच में जो जमींदार्स को परमानेंट लैंड राइट्स दिए गए थे कि ये अब से आपका है, ठीक है। द ओनरशिप ऑफ लैंड बिकेम अनइक्वल, तो कुछ लोगों के पास ज़्यादा लैंड अवेलेबल होने लगा और कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं था। लैंड को एक कमर्शियल चीज़ बना दिया गया, लैंड बिकेम सेलेबल, उस पर मोर्टगेज कर सकते हैं हम, उससे लोन उठा सकते हैं उसको एज अ गारंटी रख के। एलियनेबल टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। एलियनेबल कैसे हो गया, अब वो जो मर्चेंट जो खरीद रहा है वो बाहर से आया हुआ मर्चेंट है, जो मनी लैंडर्स हैं, जो गुजरात के हैं, वो मनी लैंडर्स बाहर से आकर उस लैंड को खरीद रहे हैं। तो बेसिकली तो जो लैंड था वो बाहर के लोगों के पास चला गया एंड इट बिकेम एलियनेबल, ठीक है। तो लैंड बिकेम सेलेबल, मोर्टगेजेबल एंड एलियनेबल एंड द होल सिस्टम इट वॉज कमर्शियलाइज्ड। तो लैंड बिकेम अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, जिसको ऐसा कर सकते हैं। द विलेज कम्युनिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 हॉस्टाइल ग्रुप्स, लैंड ओनिंग क्लास एंड द लैंडलेस पीजेंट्री। ये अभी हमने देखा था कि ओनरशिप ऑफ द लैंड बिकेम इनइक्वल, ठीक है। तो कुछ लोगों के पास एक लैंड है जिनके पास, तो बिकेम द लैंड ओनिंग क्लास,
ठीक है, तो उनके पास लैंड हो गया, और कुछ लैंडलेस पीजेंट्री हो गई जो फार्मर्स है जिनके पास लैंड ही नहीं है। ओके, द स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ द इंडियन विलेजेस वॉज शेकन बिकॉज दिस वॉज द न्यू सिस्टम विच वॉज फॉर्मिंग अप। द विलेज आर्टिसंस बिकेम जॉबलेस एंड वर कन्वर्टेड इनटू लैंडलेस लेबरर्स। विलेज के जो आर्टिसंस वगैरह थे जो काम करते थे, किसी अलग अलग कला में काम करते थे, तो धीरे धीरे जॉबलेस होते चले गए। क्यों? इनको ज़मींदार वगैरह जो होते थे पहले वाले, वो इनको काम देते थे, इनको जॉब्स देते थे अलग अलग काम करने के लिए। अब ज़मींदार की ज़मींदारी राइट से छिन जाते थे और वो चीज़ें मनी लेंडर के पास चली जाती थी, ठीक है, मर्चेंट्स के पास चली अब वो तो बाहर रहते थे, ठीक है, वो इनको जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, गांव के लोगों को जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, एंड दे हैव टू कन्वर्ट इनटू लैंडलेस लेबरर्स। अंडर दीज सिस्टम्स, हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। लो कोर्ट्स, लोअर्स फीस, फॉर्मल प्रोसीजर रिप्लेस द ओल्ड बॉडी ऑफ कस्टम। जो पहले सिस्टम सेटअप था जिससे सारे के सारे जो केसेस थे वो सोल्व होते थे, वो ओल्ड सिस्टम ख़त्म हो गया, एंड न्यू सिस्टम ऑफ लॉ, लॉयर्स फीस, फॉर्मल प्रोसीजर, आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, फिर उसका वो आएगा, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होने लगी, ठीक है। नाउ दीज ऑल आर इम्पैक्ट, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, इन सभी को सिंगल पॉइंट्स में एक बार दोबारा से इनको वापस जाओ और इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करो कि रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो रेवेन्यू सिस्टम्स हैं उनकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है। इट कुड बी पॉजिटिव इम्पैक्ट, इट कुड बी नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, मोस्टली इट वाज द नेगेटिव। द न्यू सिस्टम गेव राइज टू एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, ये भी हम देख चुके हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म एज द प्रैक्टिस ऑफ सबलेटिंग रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स केम इनटू बीइंग, कि एक आप लैंडलॉर्ड है, ठीक है, दिस इज़ वन लैंडलॉर्ड, इसके पास जो एरिया है ये किसी और को वो एरिया दे देगा एंड बोलेगा मेरे को सिर्फ इतना उस पर रेंट चाहिए। अब दूसरा आगे तो इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए। अब ये लोग क्या है, यहाँ से बाहर रहने लगे, दीज पीपल स्टार्टेड लिविंग आउटसाइड द विलेज एरियाज, ठीक है, एंड इट बिकेम एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, ठीक है। इनको परवाह नहीं थी, इनको बस उस इंटरमीडिएटरी से क्या लेना था, रेवेन्यू कलेक्ट करना था। इंटरमीडिएटरी किससे कलेक्ट करेगा, वो रैयत यानी फार्मर से कलेक्ट करेगा। एक्सॉर्बिटेंट रेवेन्यू डिमांड्स लेड टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इतनी ज़्यादा डिमांड होने लगी रेवेन्यू की कि इस लैंड को सेल भी करना पड़ा, उस लैंड को मॉर्टगेज भी करना पड़ा, ठीक है, और बाद में वो लैंड किसी और के पास कंप्लीटली चला भी जाता था, ठीक है। तो इट स्टार्टेड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो दिस वॉज विद दीज थिंग्स वी कैन से लाइक यहाँ तक इस पॉइंट ऑफ था द रेवेन्यू पॉलिसीज। एक बार इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं। नाउ वी हैव सीन द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, ठीक है, और अभी हमने जो इसमें पढ़ा दैट वाज द महालवारी सिस्टम, ठीक है। अगेन गो थ्रू इट, जो जो अलग से पॉइंट्स हैं ट्राई टू नोट देम डाउन। महालवारी सिस्टम हो गया हमारे यहाँ पे, एंड बिफोर दैट वी ऑल्सो डिड द रैयतवारी सिस्टम, ठीक है। इनके एरियाज देखने हैं इन सभी के, ठीक है। वी ऑल्सो हैव द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। नाउ प्लीज़ गो थ्रू देम कंबाइंड फॉर्म में। और हेस्टिंग्स के टाइम पे जो इजारेदारी सिस्टम था, ठीक है, तो दैट वाज ऑल्सो नोन एज द फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। तो एक ये, तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 सिस्टम्स हैं जिसमें से 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द परमानेंट सेटलमेंट, द रैयतवारी एंड द महालवारी सिस्टम, ठीक है। नाउ दीज ऑल वर द रेवेन्यू पॉलिसीज। नाउ इससे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज दे चुके हैं, एंड नाउ वी हैव कवर्ड द रेवेन्यू पॉलिसीज एज वेल, ठीक है। सो आई थिंक यू शुड रिवाइज विद दीज, एंड इन द नेक्स्ट lecture we will start with British social and cultural policy in India, कि ब्रिटिश की सोशल और कल्चरल पॉलिसीज क्या क्या थी इंडिया के अंदर। थैंक यू।